अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका हफीज़ ताहिर और प्रोग्राम है पॉडकास्ट विद हफीज़ ताहिर। सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे वंजली वालड़िया, तो तुम वो ले ओ मुटियार जिन्हें कदी न मनी हार। वंजली बांसुरी दुनिया में ईजाद होने वाले सबसे पहले साज़ों में एक साज़, रूहानी साज़, क्लासिकल साज़, फोक साज़। आज इस साज़ के माहिर मारूफ बांसुरी नवाज अकमल कादरी मेरे मेहमान हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैं उनके और आपके दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। यकीनन हम उनकी बांसुरी भी सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और ये जानेंगे कि उनके वारिस, उनके बड़े, कब उन्होंने शुरू किया और उन तक बांसुरी का ये फ़न कैसे पहुंचा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफीज़ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अकमल, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ और मैं उस अकमल को याद कर रहा हूँ जब ये अकमल मेरे पास आता था, छोटा सा बच्चा। डेफिनेटली सर, बहुत बड़ा प्यारा दौर था वो। और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे और बहुत कुछ हमने पीटीवी से अचीव किया और आज उसी की बदौलत है कि हम पूरी दुनिया फिर रहे हैं। तो अकमल साहब, यहाँ से शुरू करते हैं कि आपके ख़ानदान में पुश्त हा पुश्त बांसुरी नवाज पैदा हुए। तो ज़रा हमें बताएं कि कहाँ से ये फ़न आपकी फैमिली में शुरू हुआ और आप तक कैसे पहुँचा। अबू रेडियो में काम करते थे, दिल्ली रेडियो में। तो वो जब पार्टीशन हुई तो बड़ी मुश्किल से दरिया पार करके और पता नहीं क्या क्या करके मुश्किल करके देख के इधर आए। बेसिकली मेरे अबू क्लैरिनेट प्लेयर थे। अच्छा। तो वो क्लैरिनेट से बांसुरी पे शिफ्ट हुए। वो कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। वो ऐसे हुए कि फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बड़ी अरूज पे थी। मैडम नूर जहाँ की जवानी का टाइम था। गुलाम हैदर साहब जिन्होंने नूर जहाँ लता जी को इंट्रोड्यूस क्या करवाया, कहने। वो दौर था। तो अब्बा क्लैरिनेट इतनी अच्छी बजाते थे कि दिल्ली रेडियो में जॉब करते थे, यानी कि आप ऑल इंडिया दिल्ली रेडियो में। तो वहाँ पे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का आना, वो उस्ताद वहीद खां साहब, उस्ताद अमीर खां साहब, उस्ताद ऑल इंडिया रेडियो एक ही था। तो आपको पता है कि कितने आर्टिस्ट आते थे उधर काम करने के लिए। तो अब्बू देखते थे उनको, एज ए क्लैरिनेट प्लेयर वो काम भी करते थे। जब पार्टीशन हुई तो इधर आ गए। इधर आके उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले उन्होंने बाबू बैंड में काम किया। रंग महल बाबू बैंड जो है उधर काम किया 2-3 साल, पता नहीं ज़्यादा भी था। क्लैरिनेट बजाई होगी ना। क्लैरिनेट बजाई। उसके बाद फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जब अपनी क्लैरिनेट के जौहर जगाए दिखाए तो वो लोग बड़ा खुश हुए, सारे म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत खुश हुए। तो ख्वाजा खर्शीद उमर साहब ने एक दिन अब्बा को बोला कि साईं जी आप फ्लूट क्यों नहीं बजाते। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो फ्लूट नहीं है, लेकिन मैं पन्ना लाल घोष साहब को देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया है फ्लूट का। तो उन्होंने कहा यार मैं आपको फ्लूट मंगवा देता हूँ बांग्लादेश से। मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो वहाँ से बैम्बो शैम्बो आपके लिए ले आते हैं, तो आप बना के इसको मेक करके तो चेक करें। उनके जी ठीक है। उन्होंने ख्वाजा खर्शीद उमर साहब ने फ्लूट मंगवा दिए। वो ले आए, उन्होंने कुछ 100 के एक बैम्बो उनको दिए, वो उसमें से 3-4 फ्लूटें अच्छी बन गई। तो वो स्टार्ट हो गया बस। उधर से फिर अब्बा ने बांसुरी स्टार्ट कर दी, क्लैरिनेट छोड़ दी और फिर सारी ज़िंदगी को 30 साल 35 साल फिल्म इंडस्ट्री में क्लैरिनेट फ्लूट ही बजाया। फिर ख्वाजा खुर्शीद अनवर के जहाँ और बहुत सारे एहसान में म्यूज़िक पे, ये भी एक एहसान है कि आपके अब्बा को इस तरफ लेकर आना। जी बेशक बेशक और बेशक। उन्होंने उनकी तकरीबन सारी फिल्मों में ख्वाजा साहब की भी डिमांड थी और भी बाकी म्यूज़िक डायरेक्टरों की भी डिमांड थी। रशीद अत्रे साहब की भी डिमांड थी। फिर अपना और भी बड़े बड़े जो बिग कंपोज़र हुए हैं, उन सब की डिमांड थी कि फिल्म इंडस्ट्री में फ्लूट आए या कोई अच्छा प्लेयर आए। क्योंकि यहाँ पे ये भी इस तरह का भी दौर था कि जब अब्बा ने ही बताया कि जब मैं क्लैरिनेट बजाता था तो इनको फ्लूट की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये बकरियां चराने वाले जो लोग होते थे ना, बांसुरी बजाने वाले, अच्छा। हाँ उनको ले आते थे। तो उनको उनको कहते थे कि कोई टूटा कर दो, तो हमें इतना भी बहुत है हमारे लिए। तो फिर अब्बा ने ज़रूरत को समझते हुए बांसुरी पे टाइम दिया
और बाकी उनकी जो क्लासिकल ट्रेनिंग थी वो तो आपको पता है कि कहाँ से वो दिल्ली रेडियो से आए। तो दिल्ली रेडियो में तो मतलब कितने बड़े बड़े लोग गायक आते थे और सारा काम, तो वो मौसीकी तो उनके अंदर थी। तो बांसुरी की भी जो चीज़ें थी, जो टेक्निकल चीज़ें थी, वो भी उन्होंने देखी हुई थी पन्नालाल घोष साहब को, क्योंकि पन्नालाल घोष साहब जो थे वो भी एक बिग हमारे सब कॉन्टिनेंट के बांसी नवाज थे, म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। तो बस इधर आके उन्होंने फिर बांसी शुरू की, फिर फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल उन्होंने काम किया, अरूज पे किया फिर। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के ज़िक्र से क्यों लेते हुए मैं आपसे ये बात करता हूँ कि अगरचे उन्होंने अपने उस फिल्म में तकरीबन सारे गाने बजाए, लेकिन उनका एक गाना बहुत मशहूर हुआ। हाँ, बोला वो कौन सा था? वंजली वालड़िया। हाय 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 वंजली वालड़िया तू मोले यो मुटे यार। तो ज़रा हो जाए। अब्बा का जो 10,000 गाने से इससे भी ज़्यादा होंगे, तो इसमें से ये जो गाने हैं हीरान जाके, इसमें जो गाना आपने फरमाया है वंजली वालड़िया, ये भी एक नायाब गाना है। मैं आपको पेश करता हूँ। वाह 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 वाह, थैंक यू सर, बहुत अच्छा अकमल, बहुत खूबसूरत और बहुत दिलनशीं। जब आपके अब्बा ने आपको सिखाना शुरू किया तो वो क्या प्रोसेस था, किस तरह आपको वो इधर माइल किया? वो प्रोसेस बड़ा मज़ेदार था। हम इछरा में रहते थे। वैसे तो हम इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री के पास ही रहते थे, शाह एवेन्यू स्टूडियो के बैक साइड पे। उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि यार ये इधर का माहौल बड़ा ख़राब हो गया है, वो गुजरों की फ़िल्में बनना शुरू हो गई और वो फिल्म इंडस्ट्री भी ख़राब हो गई। तो अब्बा ने कहा कि शिफ्ट करते हैं इधर से, तो रेडियो पाकिस्तान अब्बा ने ज्वाइन कर लिया। तो रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन करने की वजह से उन्होंने इछरे को प्रेफरेंस दी कि वो वहाँ पे रहाइश पजीर हो। तो एक तो वो माहौल भी उनका छूट गया उधर से, फिल्म का जो था, तो वो रेडियो पे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे थे। तो मैं उस वक्त पढ़ा करता था गवर्नमेंट एनडी हाई स्कूल में। तो वो 4 बजे अब्बा आते थे, तो मैं 1 बजे स्कूल से छुट्टी के बाद सीधा अब्बा की एक एकेडमी होती थी इधर बट मेंशन इछरा में, तो वहाँ पे मैं स्कूल के बाद उधर चला जाता था, जाके समोसे वमोसे खा के जाके उधर बैठ जाया करता था। तो एक दफ़ा अब्बा के दोस्त थे हैदरी साहब, अच्छा, खादम हैदरी साहब, सैक्सोफोन भी बजाते थे। मैं जानता हूँ उन्हें। जी जी, सैक्सोफोन भी बजाते थे, फ्लूट भी बजाते थे। तो वो एक दफ़ा मेरे अकेडमी में आए तो मुझे कहने लगे कि हाँ बेटे क्या कर रहे हो आजकल तुम? मैंने कहा जी मैं पढ़ रहा हूँ। तो फ्लूट श्लूट बजाते हो? मैंने कहा जी मैं थोड़ा बहुत बजाता हूँ बस। हालांकि मेरी ट्रेनिंग अब्बा कुछ और कर रहे थे, मेरी ट्रेनिंग अब्बा वोकल में कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो
मैंने बिला झिझक उनको कह दिया कि हाँ जी मैं बजाता हूँ फ्लूट। तो हालांकि अब्बा ने कभी मुझे वो लेसन बाजी का नहीं दी थी फ्लूट की, लेकिन ये था कि उन्होंने मुझे अभी शास्त्रीय संगीत के मुताबिक एक रागदारी एज एन वोकल के तौर पर मुझे ताकि मेरे अंदर एक सुर समाए। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है जो कन्वर्ट करने के लिए मौसीकी। तो फिर आप कोई भी साज चूज कर लें, अंदर आपके मौसीकी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, हाँ। तो वो मैंने कहा जी जी बिल्कुल, अपने खादिम हैदरी साहब मैं फ्लूट बजाता हूँ। तो हालांकि नहीं बजाता था, लेकिन कहता थोड़े से बजाए। तो मैंने फ्लूट पकड़ा और बजा दिया। अरे वाह, अरे वाह, वो तो अंदर था भाई। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी हैरान था। तो वो भी हैरान हो गए कि यार ये तो इतना अच्छा बजा रहे तुम। तो मैंने उनको बिलावल की कुछ चीज़ें सुनाई, कुछ पलटे वल्टे सुनाए। तो क्योंकि मैं अब्बा को देखता था घर में मेकर्स एज एन, जब वो मेक करते थे फ्लूट, जब वो प्रैक्टिस करते थे, जब वो किसी कॉन्सर्ट की जैमिंग करते थे, जब वो कभी मुझे साथ ले जाते थे इवेंट्स पे और वगैरह वगैरह। जनरल ज़िया साहब अक्सर बुला लेते थे अब्बा को, और वो क्या उसे कहते हैं, वो गाड़ी आती थी, मुझे भी साथ ले जाते थे एज एन हारमोनियम प्लेयर। मैं वो उनके साथ सापा रखता था। तो इस तरह मतलब मैं एक्टिविटीज़, लेकिन प्रॉपर मैं फ्लूटिस्ट। उस दिन शो हुआ जब खादिम हैदरी साहब ने शिकायत कर दी अब्बा को, अच्छा कि कादरी साहब आपका बेटा तो बड़ा अच्छा फ्लूट बजाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये शिकायत। हाँ, ये शिकायत कर दी कि आप मतलब कि इतना अच्छा फ्लूट बजा। तो अब्बा भी हैरान हो गए, उनको एक सरप्राइज मिला। अच्छा, तो वो कहने लगे यार मैंने तो इनको कोई सबक दिया ही नहीं आज तक बांसुरी का। तो उस वक्त मेरी कुछ तकरीबन कुछ 9 साल या 8-9 साल उम्र होगी, एज होगी। और मैंने अब्बा को बोला कि अपना, अब्बा आने आए तो वो कहने लगे यार वो खादम साहब क्या कह रहे हैं कि तुम बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हो। तो मैंने कहा बस अब्बा जी बस बस थोड़ी सी, बस ऐसे ही मैंने उनको सुना दिया। सुनाना ज़रा। फिर उन्होंने मुझे फ्लूट पकड़ा दी। तो मैंने उनको सुनाई तो अब्बा बड़ा हैरान हुए, बड़ा परेशान हुए कि यार मैंने इसको सबक भी नहीं दिया, बांसुरी की पोजीशन भी नहीं पकड़ाई, इसको मैंने सिखाई कुछ भी नहीं इसको। तो ये तब से फिर अब्बा ने मुझ पे तवज्जो देना शुरू की, एतमाद करना शुरू कर दिया। तब से फिर मुझे उन्होंने फ्लूट की तरबियत देना शुरू कर दी। फिर आहिस्ता 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 फिर मुझे काफ़ी रागों के पलटाज और काफ़ी रागों की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो मुझे बतानी शुरू की। कभी डांट नहीं पिटी है बस है? बहुत पिटी थी, बल्कि इतना वो मतलब होता था कि जब वो उनका स्कूटर आता था तो उनकी आवाज़ सुन के हम घरों में आ जाते थे। इससे पहले हम बाहर वारागर्दी करते थे तो खेलना कूदना। तो जब उनकी स्कूटर की आवाज़ आनी तो मैं अंदर था घर में। अब ये क्लासिकल की बात हो रही है तो मुझे ख्याल आया कि आपसे पहले एक बात हो रही थी कि यानी जो बांसुरी है ये बुनियादी तौर पे एक क्लासिकल बजाने के लिए ही बनाया गया है। जी 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 जी। तो इसकी ज़रा थोड़ी सी तौजीह बताएं कि क्यों बांसुरी का ताल्लुक क्लासिकल के साथ ज़्यादा क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि बांसुरी के काफ़ी सारे मूड्स हैं। हाँ हाँ। लाइक इसमें खुशी भी है, इसमें गमी भी है, इसमें रोमांटिसिज्म बहुत रोमांटिसिज्म बहुत है, इसमें इसमें खुशी भी है, तो सब कुछ है इसमें। अब हिजर देखें, है, हाँ, जुदाई है, और वस्ल इसके है। नाम जो है, इसके नाम भी डिफरेंट है। मतलब कि एक फ्रंट वाली फ्लूट उसको हम वंजली कहते हैं। हाँ हाँ। हम वंजली अमूमन साइड फ्लूट को लोग कह रहे होते हैं कि साइड फ्लूट वंजली नॉट। साइड फ्लूट इज साइड फ्लूट, इसको बांसुरी कहते हैं, बांसुरी। बांसुरी, हाँ जी। अच्छा। बैम्बो, अंग्रेजी में इसको बैम्बो फ्लूट कहते हैं। तो एक होती है नए, जो फारसी में इसको कहते हैं, जो फ्रेंड से बचता है। वो जो आप मिडल ईस्ट में आप देखते हैं और काफ़ी जगहों पे आप देखते हैं, तो वो लोग जो है उसको नए कहते हैं। वो भी मैं थोड़े बहुत बजा लेता हूँ। मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, वो सारे मैं बजा लेता हूँ। बीन भी थोड़ी बहुत मैं बजा लेता हूँ, अब्बा ने भी बजाई बीन। बहुत अच्छे। ये व्यूअर्स, ये तो मेरे पर भी इंकशाफ है। मैं अकमल कादरी को इतने सालों से जानता हूँ कि बच्चे से जवान मेरे सामने हुआ, और ये इन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया कि मैं बीन भी बजा लेता हूँ। हाँ, कमाल है भाई। नहीं,
वो बीन से मेरी मुराद ये है कि मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट जितने हैं, जितने भी विंड इंस्ट्रूमेंट हैं, बीन, उसमें बीन भी आ जाती है, उसमें बांसुरी भी आ जाती है, उसमें फ्रंट वाली फ्लूट भी आ जाती है, उसमें इंग्लिश इंग्लिश फ्लूट भी आ जाता है, उसमें शहनाई भी आ जाती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, लेकिन मैं बांसुरी पे कंसंट्रेशन के साथ शुरू से काम कर रहा हूँ। ये अभी ये बाकी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी साथ साथ चल रही। क्या फरमा रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जब क्लासिकल की बात हो रही है तो एक क्लासिकल जी कंपोजिशन। जी, वाई नॉट, वाई नॉट। क्लासिकल तो मेरा पर्सनल एक शौक भी है, क्योंकि अब्बा का भी पर्सनल शौक था। अब्बा को क्लासिकल में बहुत इज़्ज़त मिली, मतलब कि क्लासिकल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान की जो जितनी बड़ी बड़ी क्लासिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनकी शमूलियत रही। और APMC, फिर बाहर के मुल्कों में चाइना वाइना और इस तरह की। और इनको उनके कुछ रिकॉर्डिंग्स भी रिकॉर्ड हुई हैं। लोग विरसा वालों ने, अक्सी मुफ्ती साहब ने उनको रिकॉर्ड किया था, तो वो आपको गूगल से भी मिल जाती हैं। मतलब काफ़ी सारी दरबारी उन्होंने बजाया। तो मुझे याद आया कि मैं आपको आज दरबारी थोड़ी सी सुनाता हूँ। क्यों नहीं, क्या मेरा तो पसंदीदा राग है। सर हो जाए। तो क्योंकि बांसुरी में राग दरबारी जो है वो बहुत मुश्किल पड़ता है। टेक्निकल बात भी है और कुछ तजर्बा भी है। मैंने अगर सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई दरबारी सुनी है बांसुरी में, तो अपने अब्बा की दरबारी बहुत अच्छी लगी है मुझे। एज एन एक फ्लूटिस्ट मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो ये दरबारी राग जो है उसके कौन से कंपोज़र ने इस्तेमाल नहीं किया। सबसे अच्छे, सब अच्छे कंपोज़र्स ने, मदन मोहन ने, शंकर जयकिशन ने, नौशाद साहब ने, वज़ीर अफजल ने, वजीर ख्वाजा अफजल फरीद साहब ने अनवर भी ने, कमाल। रशीद अतरे साहब ने, सब ने दरबारी को इस्तेमाल किया। तो हो जाए।
वाह 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 अकमल, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको अभी से फ़ौरन से कहूँ कि खान साहब। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखा व्यूअर्स, कितना खूबसूरत राग दरबारी फ्लूट पर प्ले हुआ, और मैं तो कहीं किसी और ही दुनिया में चला गया था। और इस चीज़ ने मुझे बिल्कुल अपने बचपन में पहुंचा दिया कि मैं एक दफ़ा कराची गया तो अकमल साहब, मैं अकमल से वादा किया था कि मैं वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा। जी। तो मैं जहाँ जाके रहा तो वहाँ एक चौबारा था। अच्छा। तो चौबारे से रोज़ाना सुबह के वक्त रेडियो की आवाज़ आया करती थी नीचे तक, और उसमें कोई ना कोई क्लासिकल सिंगर गा रहा होता था। एक दिन मुझे सस्पेंस सा हुआ, मैं ऊपर चला गया तो वहाँ एक जो मेरी उम्र इस वक्त है ना, इस उम्र के एक साहब रेडियो लगा के क्लासिकल म्यूज़िक सुन रहे थे। तो चूँकि मुझे तो समझ ही नहीं थी, मैं होगा 15 साल का, 16 साल का। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा अंकल ये नहीं अंकल तो नहीं कहा, तो उस वक्त अंकल कहने का रिवाज ही नहीं था, कुछ कहा होगा। हाँ। मैंने कहा जी ये क्या सुन रहे हैं आप? उन्होंने कहा बस एक बात मेरी याद रखना, जिसको इसकी समझ आ जाए ना, उसको कोई और म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता। डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिकॉज मैं समझता हूँ आज के दौर में क्लासिकल मौसीकी पे जो रिसर्च हुई है वो ये बता रहे हैं कि आपको नीडेड है। ये आपके वाकई जो कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये 110% सच है। और ये रिसर्च के मुताबिक जो साइंस ने, जो बाहर के लोगों ने रिसर्च की है, वो यही है कि इंसान की बॉडी को ये चीज़ें नीडेड है, हाँ बिल्कुल। ताकि वो उनकी वो सोफिस्टिकेटेड बने, वो ज़रा खूबसूरत बने, मौसीकी सुने। जैसे वो कहते हैं ना कि शायर कहता है कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान वो नहीं। एक इंसान नहीं। तो वो इंसान खूबसूरत बनाने के लिए इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, ताकि अभी आप ये बजा रहे तो मेरे दिल की धड़कन किसी और तरह हो गई थी, नॉर्मल नहीं रही थी। और अच्छा आपको जी। पता है मैं तो म्यूज़िक का रसिया, बेशक बेशक, सरवैया, एंड आपने आई तो लव म्यूज़िक। इतनी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट की हैं, पाकिस्तान को दी हैं, इतना पाकिस्तान को असासा दरियाफ्त करके दिया है, इतना अच्छा फनकार आपने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप आपने 50 से ज़्यादा फिल्मों में फिल्मों में, पाकिस्तान से, ड्रामाज में, पाकिस्तान टेलीविज़न पे, बहुत सारा, बहुत सारा। और जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे टूर्स किए, ज़रा उनके बारे में बताएं। बिल्कुल इंटरनेशनल, मैंने अमेरिका में गया हूँ, नॉर्वे में जैज़ बैंड के साथ काम करता रहा हूँ। इसके अलावा हमारा एल्बम भी बना हुआ है। फिर मैंने वर्ल्ड फेस्टिवल्स बजाए हैं, जिसमें वूमेड फेस्टिवल है, जिसमें काफ़ी सारे हैं, मुझे नाम भी भूल गए हैं बड़े। तो अभी ये जो हमारा सूफ़ी फेस्टिवल जो करवाते थे उस्मान पीरज़ादा साहब, वर्ल्ड फेस्टिवल करवाते थे, उनमें सबसे पहले गोरों के साथ काम किया, और वो बहुत सारा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अवार्ड्स भी मिले होंगे आपको। अवार्ड्स भी मिले हैं। अभी मुझे रिसेंटली एपीएमसी वालों ने दिया है जी, अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और भी मिलेंगे इंशाल्लाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिलेगा। सर ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी, बड़ा अल्लाह का शुक्र होगा, ये है भी। और हमेशा ये जब भी कोई अवार्ड्स मिलते हैं तो अल्लाह का शुक्र करते हैं कि ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, और अल्लाह का बहुत एहसान है। और सबसे बड़ी बात खुशी ये होती है कि बड़ों का नाम रोशन हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी इस तरफ कन्वर्ट किया है, मौसीकी में अच्छा। लाया हूँ। माशाल्लाह वो इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़े हैं, और साथ उन्होंने मौसीकी भी कर रहे हैं। एक बड़ा बेटा जो है वो मेरा फ्लूट बजाता है, जो कि काफ़ी कोक वोक और दूसरे स्टूडियोज़ में काफ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बड़ा बेटा जो है वो फ्लूट पे आ गया है, और छोटा जो है वो सरोद पे आ गया है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो पढ़े लिखे भी हैं। एक बड़ा बेटा वो साइकोलॉजिस्ट है, माशाल्लाह। तो वो फ्लूट भी बजाता है, साथ साइकोलॉजिस्ट भी है। और छोटा बेटे ने ए लेवल किया है माशाल्लाह। इसी तरह जैसे अब हमारे यहाँ से सारंगी बजाने वाले महफूज होते जा रहे हैं, इस तरह सरोद बजाने वाले बहुत कम रह गए हैं। तो ये आपने एक तरह से एक पुराने साज को जी बिल्कुल, ज़िंदगी बख्शी है। कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि अभी जितने भी आज टेक्निकल दौर आ गया है, कितना जदीद दौर आ गया है, लेकिन बांसी की जो वैल्यू है उसी तरह की है। इसी तरह
जितना भी टेक्नोलॉजी आ गई है, जितने भी वीएसटीज आ गई हैं, जितना भी वो टेक्नोलॉजी आप देख लें, तो जितने भी देसी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी वैल्यू उस तरह ही है। आप देखें कि ये जितने भी गिटारें आ गई हैं जदीद, वो कीबोर्ड आ गए हैं, उसमें हर साज पड़ा हुआ है। कितना कुछ आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन स्टूडियो की डिमांड जो है वो देसी इंस्ट्रूमेंट ही है। फिक्स का अपना मजा है। अकोस्टिक्स की वैल्यू वहाँ पे ही है। तो मेरा एक नेफ्यू है, वो सितार भी सीख रहा है। माशाल्लाह। तो मैं बस, मेरी ख्वाहिश भी यही है, मेरा ये, मैं चाहता भी यही हूँ कि बच्चों को खूबसूरत बनाने के लिए, सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए, तो मौसीकी में जो है वो उनको साज, अच्छे अच्छे साज, अकूस्टिक साज जो नापैद हो चुके हैं। अब ये देखें, हमारा सरोद है पाकिस्तान में कोई भी नहीं बजाता है जी। बिल्कुल। तो एक दो मेरे 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 बड़े भाई ही थे, वो फोत हो गए, उनकी वजह से ही ये सरोद हमारी किस्मत में आया। तो हमने फिर इसको इंडिया से बच्चा। इस बात को ही आगे बढ़ाते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि जो मौसीकी है, और मैंने भी जिक्र किया कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। और ख़ास तौर पे मैं बांसुरी का ताल्लुक़ रूहानियत से बहुत जोड़ता हूँ। तो इस सिलसिले में आप कुछ बताएं कि क्या ये असल वो जो में आप मुझे बिल्कुल मौलाना रूम। बिल्कुल बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो साज है, क्योंकि ये, इसका ताल्लुक जो है वो फूक से है। तो फूक एक रूह है, अरे वाह। हवा है, रूह है। तो मौलाना रूम भी ने भी कई किताबें लिखी हैं, और उन किताबों में एक किताब में उनको उन्होंने लिखा कि बांसुरी जब बजती है और रोती है, कुरलाती है, और कहती है कि मुझे उधर छोड़ के आओ जहाँ से मैं कटी हूँ। हाय हाय हाय। तो ये एक विछोड़ा भी है, दर्द भी है इसके अंदर, इसकी खुशी भी है, रोमांटिक इसमें चीज़ें भी हैं, काफ़ी इसमें मूड्स हैं, बहुत सारे मूड्स ये हैं। जो आपने बात की रोमांटिक मूड की और हिजर की और जुदाई की, तो आपके अब्बा ने गाना बजाया हुआ है, सागर रोए लहरें हाँ, शोर मचाएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा आपने लिंक जोड़ा है। आई अप्रिशिएट। तो बिल्कुल वो भी देखे ख्वाजा साहब ने किस तरह उसको सागर रोए लहरें शोर मचाए याद पिया किया है। हाय हाय। तो राग देश में इन्होंने बजाया है। तो राग देश भी रोमांटिक राग है, वो मैं आपको पेश करता हूँ। ख्वाजा साहब ने जो अब्बा से काम लिया है वो आप सुन सकते हैं, अगर उसको आप ज़रा गौर से सुने तो वो, मुझे लोग बताते हैं, लोग लोग कई म्यूज़िक डायरेक्टरों ने मुझे बताया कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ और रिकॉर्ड होने के बाद सुना गया, तो मैडम ने स्पेशली अब्बा को बुला के उनकी तारीफ़ की। वाह वाह। तो मैं कोशिश करता हूँ उन तरह की, अब्बा की तरह तो नहीं बजा सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि नहीं, मुझे यकीन है।
थैंक यू सो बहुत मच, थैंक खूबसूरत, यू। बहुत खूबसूरत, बहुत आला। देखा आपने व्यूअर्स, मैंने कैसे नादिर और नायाब आदमी को आज अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और फैलाइए इसको और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हाँ, अभी बात खत्म नहीं, बात तो अभी चल रही है। अभी तो हमने और बातें भी उनसे पूछनी है। ये बताएं अकमल साहब कि आपने जिन जिन कंपोज़र के साथ काम किया, किस किस कंपोज़र ने आपको इंस्पायर किया? वाह, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वैसे तो बेशुमार कंपोजर्स के साथ मैंने काम किया है, जिसमें मेरे अब्बा के ही के साथ जिन्होंने काम किया, वो मुझे भी ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं उनके साथ मैंने काम किया। जिस तरह के अख्तर हुसैन अखियाँ साहब थे, वाह, बड़े अच्छे। जिस तरह के वज़ीर अफजल साहब थे। सुभान अल्लाह, क्या याद दिलाया। हाँ जी। और जिस तरह के मास्टर मंजूर साहब थे, और भी बेशुमार हैं, मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहे। और काफ़ी सारे जिनका मैं नाम मुजाहिद हुसैन साहब के साथ, मुजाहिद साहब के साथ बेशुमार अमजद किया। बॉबी के साथ काम किया। अमजद बॉबी, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये सब कोई भी छोड़ा ही नहीं है ना, मतलब कि कुछ भी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है हम टीवी पे ही होते थे, तो टेलीविज़न पे ही इस बात को यूं करें ना कि आपने नहीं, उन्होंने आपको नहीं छोड़ा। मुझे सबसे अच्छे जो लगे डेफिनेटली वज़ीर अफजल साहब, सुभान अल्लाह, क्या अच्छा काम उन्होंने किया। अख्तर हुसैन अखियाँ। हाँ, वो भी बड़ा अच्छा। तो बाकियों के साथ भी बड़ा बड़ा मज़ा आया। मियाँ शहरयार साहब के साथ भी काम किया, और बहुत सारा काम किया। जुल्फ़कार अतरे साहब के साथ काम किया है जी। फिर अपना फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सब के साथ मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इन लोगों के साथ मेरा अब्बा ने भी काम किया और मैंने भी किया। ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक, यानी आपको आपको विरासत पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश की मैंने। आपके अब्बा जी का पूरा नाम क्या था एग्जैक्टली? मेरे अब्बा का पूरा नाम साईं दित्ता था। साईं दत्ता, हाँ। कादरी जो है वो मेरे मुर्शिद, अब्बा के जो मुर्शिद थे, उन्होंने लगा दिया साथ। ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सवाल किया। ये मुर्शिद थे हमारे हजरत बाबा हुसैन शाह। अच्छा। तो हालांकि उनके साथ भी कादरी नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने, उनका सिलसिला कादरी था, अच्छा, सिलसिला कादरिया होगा। उन्होंने अपने साथ तो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये जो मेरा सिलसिला है, ये मैं अपने मुरीद को देता सौंपता हूँ। तो वो मेरे अब्बा को उन्होंने कादरी, प्यार से कादरी से के लक़ब से बुलाना शुरू कर दिया कि कादरी साहब, कादरी कादरी। तो फिर वो लोग भी फैमिली में कादरी, आ गया। हाँ, लोग भी कादरी भी कहना शुरू हो गए। तो क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद अकमल है, तो कादरी अब्बा की वजह से लोग मुझे साथ कह देते हैं। मदकमल कादरी। हम ज़रा दूसरी तरफ आते हैं कि एक तो हमने बांसुरी की रूहानियत की बात की, क्लासिकल की बात की। बांसुरी का ताल्लुक फोक के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, ज़रा उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। डेफिनेटली जी, फोक, बांसुरी और फोक म्यूज़िक जो है, जिस तरह के हज़रत वारिस शाह ने भी बहुत बांसुरी पे यानी सैयद वारिस शाह ने तो अपने किरदार को बांसुरी के साथ मुंसलिक कर दिया। मुंसलिक कर दिया, ये कह सकते हैं, यू कैन से सर। तो वो पंजाब के साथ जिस तरह ये जुड़ी है और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा। और जितना पंजाब के साथ ये बैठा है इंस्ट्रूमेंट, शायद ही कोई और इंस्ट्रूमेंट बैठा हो। तो उसमें यह है कि पंजाब के एक तो हीर वारिस शाह के से साथ भी ये चीज़, और दूसरी ये है कि ये जो आप मंज़र देखते हैं, हरियाली और ये जितनी भी खूबसूरती, पहाड़ और जितना भी, उसमें भी ये बांसुरी जो है ना, वो बड़ी फिट बैठती तो पस मंज़र मौसीकी में उसके उसके इम्पैक्ट को बढ़ाती है। है। जितने मनाजर हैं उसको ये प्रेजेंट करती है। दुख को भी उजागर करती है, गम को भी उजागर करती है, खुशी को उजागर करती है। सीनरीज को उजागर करती है, सीनरीज को। कोई आप सीनरी दिखा रहे हैं, पीछे बांसुरी लगी है, वो फ़र्ज़ करें हमारा कोई केटू पहाड़ का एक कोई सीन चल रहा है, तो वो पीछे बांसुरी बज रही है, या कोई पहाड़ी सिलसिला आ गया तो बांसुरी बज रही है, हरियाली आ गई है तो बांसुरी बजी, मैदानी इलाके आ गए हैं तो बांसुरी बज रही है। तो माशाल्लाह बांसुरी का जो सीन जो है ना,
वो आम जिंदगी हर के जगह साथ, पे बैठता है। आम जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, फोक के साथ जुड़ा हुआ जी है, बिल्कुल, उदासी में भी, उदासी में भी। हर चीज़ में। तो कोई फोक ट्यून। जी जी, फोक ट्यून में आपको पहले तो थोड़ी सी हीर सुनाता हूँ, हाँ हाँ हाँ। क्या ख्याल है? वाह 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 वाह। तो ये अब आपको मैं थोड़ा सा पंजाब की सरजमीन का एक म्यूजिक, जिस राग को कहते हैं राग तलंग।
वाह 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 अकमल कादरी साहब, आपकी फ्लूट ने तो समा बांध दिया। मगर वो जो आप बता रहे थे कि आपको तो बचपन में गाने की तरफ लगाया गया, और वह तो आपके अब्बा को जो हमारे फ्लूट प्लेयर थे खादिम साहब, उनके ज़रिए इल्म हुआ कि आप तो अच्छी फ्लूट बजा सकते हैं। तो मगर ये कि फिर वो गाना जो आपके अंदर आपके अब्बा ने उतारा, ज़रा हमें भी सुनाइए, मेरे व्यूअर्स को भी सुनाइए। अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना, तो मुझे याद है कि बचपन में अब्बा ने सबसे पहले मुझे गाना इसलिए ही सिखाया था अच्छा कि ये बांसुरी सुरीली बजाए। अच्छा देखें, इंस्ट्रूमेंट्स अगर सुर में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जब आप थोड़ा सा गाना सीखते हैं तो उससे ये होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट सुरीला हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से ही तो चीज़ उठनी होती है। तो वो गाना क्या है, बस अलाप करता हूँ अब थोड़ा सा आपको। रागदारी का मुझे शौक़ है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, ऐसी शौकिया तौर पर, नॉलेज के तौर पर। रे री ना रे गा म प गा म रे गा रे सा म म म प प म प नी 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 सा दा ने प गा म रे गा म प गा म रे गा रे सा नि सा रे द नि प रे गा म प द गा गा म नि द गा म रे रे गा म प गा म रे गा रे सा म प नि सा रे दा दा नि प म प नि नि म प नि सा दा नि प रे 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 गा म रे री वाह 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 अकमल कादरी साहब, आपने इतना अच्छा गाया और मुझे और मेरे व्यूअर्स को महसूस किया। और मैं तो आपकी बांसुरी के सुरों में खो गया था और आपके गाने के स्पेल में चला गया था। ये भी आपके इसरार पर मैंने गा दिया, अदरवाइज किसी को पता नहीं कि मैं गाता हूँ। और सिंगरों को पता लग गया तो वो मुझे पूछेंगे, हाँ भाई आजकल तुम गा रहे हो। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप कभी फिर भी मेरे प्रोग्राम में आएँ और मेरे व्यूअर्स को अपने फ़न से और महसूस करें। आपके आने का बेहद शुक्रिया। व्यूअर्स, देखा आपने बांसुरी कितना आला साज है, और उसको बजाने वाला अगर अच्छा हो और वो अकमल कादरी जैसा हो, तो फिर आप जान सकते हैं कि वो क्या स्पेल होता है। और मैं और आप अभी इसी स्पेल से गुजरे हैं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे और भी आर्टिस्टों को लेके आऊँगा। और अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब लोगों में फैला दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।